अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इस एक्सरसाइज में गिवन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी क्वेश्चन के कंसेप्ट को यूज़ करके आप बहुत ईजिली क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद ही से कर सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद ही से कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो वो आपसे कह रहे हैं कि ग्राफ पेपर वाली शीट के ऊपर आपने ये वाला स्केल यूज करते हुए, कौन सा स्केल, जो आगे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन दी एक्स एक्सिस, इसको स्केल बोलते हैं। तो स्केल आपको मदद कर रहा होता है ग्राफ को आसानी से, आप कह लें, साफ सुथरा बनाने में। तो इस स्केल को आपने समझना है कि ये आपको क्या कह रहे हैं। तो आपको ये कह रहे हैं कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर का गैप यूज़ करना है और हर 1 सेंटीमीटर का गैप जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब 1 सेंटीमीटर का गैप 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, वो आप बना चुके होंगे और उस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग का मतलब नंबर्स लिखेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। तो हर दो मार्किंग के दरमियान जो गैप होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और वो 1 सेंटीमीटर लाजमी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे 0 से आगे 1 सेंटीमीटर देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर कहाँ तक बनता है, तो 0 के बाद क्या आना चाहिए? 1। यानी 0 से 1 के दरमियान जो यूनिट कवर हुए वो 1 कवर हुए, इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट लिखा हुआ है। अब 1 से आगे आप फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ने के बाद अगेन आप 1 यूनिट ही काउंट करेंगे, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 के बाद अगेन 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे और 2 + 1 आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो आप देखें ये 1 2 3 इन सब में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का। यानी हर दो नंबर्स के दरमियान, दो मार्किंग के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो गैप होना चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और वो लाजमी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यानी 2 के बाद 3 आ रहा हो, 3 के बाद 4 आ रहा हो, 4 के बाद 5 आ रहा हो और इन तमाम मार्किंग में जो गैप हो वो 1 सेंटीमीटर का हो। ये भी आपको ग्राफ पे भी और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये आपको एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने स्केल बता दिया। अब इसी तरह वाई एक्सिस के भी बारे में आपको बता रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। तो वो कह रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर भी आपने ऐसी मार्किंग करनी है कि वाई एक्सिस के ऊपर भी आपने 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है और वो 1 सेंटीमीटर का गैप 1 यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी आपने 0 से आगे 1 सेंटीमीटर देखा कहाँ तक है, वहाँ पर आपने मार्क लगाया, 1 लिख दिया। 1 के बाद फिर से 1 सेंटीमीटर देखा कहाँ तक बनता है, 2 लिख दिया। फिर 2 के बाद फिर से 1 सेंटीमीटर देखा कहाँ तक बनता है, 3 लिख दिया। तो ये 0 1 2 3 इन सब में 1 यूनिट का गैप है और जो स्पेस या डिस्टेंस कवर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। यानी वाई एक्सिस पे भी हर दो मार्किंग के दरमियान आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही चाहिए होगा, वही आप यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपको स्केल बता दिया गया एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, जो आपने यूज़ करना है और इन्हीं के मुताबिक आपने मार्किंग करनी है, या उन पे आप कह लें आसान समझने के लिए कह लें नंबर्स लिखने हैं। आगे लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपने ग्राफ बनाकर दिखाना है उन तमाम फंक्शंस का जो कि नीचे गिवन है। ये तमाम फंक्शंस हैं और फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, ये इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन को हम फंक्शन बोलते हैं जिसमें आप एक्स की जगह पर कोई भी एक वैल्यू पुट करें तो आपको आंसर के तौर पर वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही मिले। तो ये तमाम के तमाम आपको फंक्शंस गिवन है, इनके आपने ग्राफ बनाकर दिखाने हैं। और देखिए उन्होंने आपको वैल्यूज बता दी हैं खुद से कि जो एक्स की वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज आप इनपुट करते हैं, जो आप अपने फंक्शन में पुट करते हैं, वो वाली वैल्यूज क्या आपने यूज़ करनी है? 0 to 4। यानी 0 से लेकर 4 तक सिर्फ आपने एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई के आंसर्स आएंगे उनकी मदद से और इन एक्स की वैल्यूज की मदद से आपने पॉइंट्स जो है प्लॉट करने हैं और पॉइंट से आपको क्या मिल जाएगा? ग्राफ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जो स्टेटमेंट है अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से।
तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर ए में जो हमें इक्वेशन गिवन थी या आप कह लें जो फंक्शन गिवन था वो यहाँ पे लिख लिया है। याद रखें जब भी आपने किसी इक्वेशन से ग्राफ बनाना हो तो उसमें आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि आपके पास जो वेरिएबल y है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो वेरिएबल y है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक तरफ लिखा होना चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप पहले अपने y वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले से आप देखें y लेफ्ट हैंड साइड पर है, बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें एक तरफ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होता है वो होता है टेबल बनाना। आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यानी जो आपको x की वैल्यूज़ क्वेश्चन में बताई थी कि आप x की वैल्यूज़ क्या यूज़ कर सकते हैं, आप x की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर 0 to 4, यानी 0 से लेकर 4 तक आप x की तमाम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और इन इक्वेशंस में x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ हासिल करेंगे और उनकी मदद से आपका टेबल बनेगा, उनकी मदद से आगे पॉइंट्स बनेंगे और पॉइंट्स की मदद से आगे ग्राफ बनेगा। तो हमने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो यहाँ पर टेबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्या करना है, किस तरह की यहाँ पर लाइन लगानी है, ठीक है, और एक इस तरीके से आपने लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर ऊपर आपने लिख देना है x और नीचे आपने लिख देना y। यहाँ पर x के आगे पैरेलल सारी x की वैल्यूज़ आएंगी और आंसर के तौर पे जो वैल्यूज़ मिल रही होंगी y की वो यहाँ पर नीचे लिखी जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें 0 से 4 तक जाना है, तो पहले इस वैल्यू की आप यूज़ करेंगे 0। तो आपने क्या करना है, अपनी इस गिवन इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट कर देना। तो मैं यहाँ पर करूँगा, तो मैं लिखूँगा फॉर x इज़ इक्वल टू 0। तो आपके जो ये इक्वेशन है या फंक्शन कह लें वो है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8। तो यहाँ पे आप y लिखेंगे, x की जगह पर आप 0 पुट कर दें। देखिए मैंने x की जगह पर 0 पुट कर दिया, प्लस और 8 वैसे का वैसे ही। तो 2 0 टाइम्स कितना होता है 0, आगे प्लस 8 वैसे का वैसे ही, और 0 प्लस 8 कितना होता है वो होता है 8। यानी जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको y का आंसर क्या मिला, 8 मिला। तो आप यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, आप ऊपर लिखेंगे x की वैल्यू जो आपने पुट करी 0 और नीचे लिखेंगे y की वैल्यू जो आपको मिली जो कि है 8। तो इस तरीके से आपने इस टेबल को पूरा करना है। अब आगे चलते हैं। तो 0 to 4 है, तो अगली वैल्यू 0 के बाद क्या आती है 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इज़ इक्वल टू 1। अब आप अपनी इसी इक्वेशन में जो आपको गिवन है 2x प्लस 8, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, ये 2 है, इधर x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 1, ये वाली वैल्यू, प्लस 8 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे y आगे वैसे का वैसे ही, 2 1 टाइम्स होता है 2, आगे प्लस 8 वैसे का वैसे ही, और 2 प्लस 8 कितना होता है 10। इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y का आंसर क्या मिला 10। तो आप यहाँ पे लिखें, एक इस तरह की लाइन लगा लें कि अब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y का आंसर क्या मिला, 10 मिला। अब इसी तरीके से और भी करते हैं, वो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो अब आप देखें 0 से 4 था तो 0 पुट कर ली, 1 पुट कर ली। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x इज़ इक्वल टू 2। अगेन इक्वेशन लिखूँगा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8, और इसमें अब x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा। ये x है तो यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, और आपको पता है कि यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 टाइम्स होता है 4, आगे प्लस 8 वैसे का वैसे ही। तो 8 प्लस 4 कितना होता है, या 4 प्लस 8 कितना होता है, ये होता है 12। इसका मतलब जब आपने x की जगह पर 2 पुट किया तो आपको कितना मिला, आपको आंसर मिला 12। तो आप यहाँ पर लिख देंगे जब आपने x 2 पुट किया तो y का आंसर कितना मिला 12। अब आगे 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 पुट करते हैं, यहाँ पे लिख कर देते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर x इज़ इक्वल टू 3। तो अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8 दोबारा से लिखूंगा। इसमें इस बार x की जगह पे 3 पुट करना है, यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा। आपको ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ। तो 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, आगे आ जाएगा 8, ठीक है। तो 6 प्लस 8 कितना होता है, वो होता है 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो इसका मतलब जब आपने x की जगह पर 3 पुट किया तो y का आंसर आपको क्या मिला, वो मिल गया 14। अब इसी पैटर्न के ऊपर लास्ट वैल्यू 4 आप पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ फॉर x इज़ इक्वल टू 4। अगेन अपनी इक्वेशन लिखूंगा जो गिवन है ऊपर, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8। इसमें इस बार x की जगह पे मैं क्या कर दूंगा पुट, वैल्यू 4। तो यहाँ पे मैं 4 पुट करूँगा, प्लस 8 वैसे ही। 2 4 टाइम्स कितना होता है वो आपको पता है 8 होता है, आगे प्लस 8 वैसे का वैसे ही, और 8 प्लस 8 कितना होता है, वो होता है 16। तो y का आपको y की वैल्यू मिल गई 16। यानी जब आपने x की जगह पे 4 पुट किया तो y आपको 16 मिला। तो यहाँ पे आप x की जगह पर जब 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी 0 to 4। अब ये जो वैल्यूज़ आपने पुट की होती है ना x की, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग y का आंसर मिला होता है, ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर वो पॉइंट्स भी लिख देता हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद आपको आपका ग्राफ मिलेगा। अब वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखूँगा, आप देखिएगा। जैसे देखें ये पहला आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना है, इसको आप x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको y। तो ये x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है 8। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं इस पॉइंट को खुद से नेम कर रहा हूँ a, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 8।
ठीक है। अब इस तरह करते जाएं, देखें ये एक्स कोऑर्डिनेट अगला क्या है 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो आप इसका नाम रख दें पॉइंट का बी, तो वो है 1,10। अब आगे जाएं, वहाँ पे देखें एक्स कोऑर्डिनेट नेक्स्ट क्या दिया हुआ 2, उसके नीचे जो वैल्यू आई थी वो क्या है 12, तो आप लिखेंगे सी पॉइंट्स का नाम सी दे दें, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 12। और इसी तरीके से अगला देखें एक्स कोऑर्डिनेट 3 वाई कोऑर्डिनेट 14, तो आप यहाँ पे लिख दें इसको डी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 14। और लास्ट में आप देखें लास्ट पॉइंट जो है उसमें x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 16 है, तो इसका आप नाम दे दें e, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 16। तो ये हमारे वो होते हैं पॉइंट्स, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से हम जो है अपना ग्राफ कंप्लीट करते हैं। तो हमने ये वाले पॉइंट्स अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेने हैं, इनको जोड़ेंगे तो हमारा इस वाली इक्वेशन का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो अब आपने ये पॉइंट्स अपने पास कहीं पे लिख लें या इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें वीडियो से, ताकि आपको याद रहे अब हमने इनको प्लॉट करना है। अब ये वाले पॉइंट्स को जो है मैंने आगे आपको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है। तो आइए अब ग्राफ बनाते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये जो ग्राफ शीट है नज़र आ रही है, आप इसे ग्राफ पेपर भी कह सकते हैं। और अब हम ग्राफ बनाने जो है वो जा रहे हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले कुछ चीज़ों का अपना ख्याल रखना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिन पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहे हैं आप उन पॉइंट्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यूज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर अंदाज़ा रहे कि हमें एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो उसी के लिहाज से आप अपने एक्स एक्सिस को साइज़ में बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ तो 0 से 4 ही हमें चाहिए थी, वही हमने यूज़ भी की हैं। और वाई की वैल्यूज़ जो हमें आंसर के तौर पर मिली हुई हैं उसमें भी आपको मैं बताया है 8, 10, 12, 14 और 16 हमें वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर वैल्यूज़ मिली हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 16 बनती है। इसका मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ज़रा बड़ी हैं, तो हमें वाई एक्सिस की लेंथ थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी ताकि इस तमाम वैल्यूज़ आसानी से कवर हो सकें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक्सिस पहले बना लेते हैं एक्स और वाई, और उसके बाद पॉइंट्स को देख रहे होते हैं। नहीं, आपने पॉइंट्स को पहले देखना है, उसके मुताबिक अपने एक्स और वाई एक्सिस को देखना है कि किस एक्सिस को कितने साइज़ का होना चाहिए कि सारी जो मार्किंग्स हैं उस पर ईजिली आ जाएँ, आप आसानी से कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक जो एक्सिस बनाऊंगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या आप कह लें एक्स एक्सिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मैंने अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिया। तो ये जो लाइन होती है इसको ही हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा एक्स लिख दिया। अब इसी तरीके से मैंने क्या बनाना है, वर्टिकल एक्सिस, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखें, अब देखिएगा, तो ये मेरे पास अब क्या है, मैं वाई एक्सिस। तो रूलर आपका बिल्कुल स्ट्रेट आपने रखना है ताकि लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो, कहीं से भी ऐसा ना लगे कि लाइन सही नहीं है। तो ये मैंने अपना बना लिया वाई एक्सिस, ठीक है। इसको वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। और इसके बिल्कुल टॉप पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है कि ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह आपने भी लिख देना है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बन गया और वर्टिकल एक्सिस भी बन गया। अब आपको स्केल याद होगा जो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको स्केल ये बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी वाई एक्सिस के ऊपर भी आपने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 1 यूनिट काउंट करना है। तो आपके पास यहाँ पर रूलर मौजूद है, आप इस तरीके से रूलर को रखेंगे बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये बिल्कुल ये सेंटर है, या इसको आप ओरिजिन भी बोलते हैं, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। बिल्कुल रूलर को इसके साथ से आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें। तो मैंने रूलर को कैसे रखा हुआ है ये आपने ज़रूर देख लेना है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये आप देखें। तो अब आपके पास ये जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है सारे 1 सेंटीमीटर के गैप पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस रूलर के ऊपर भी आपके पास भी ऐसा ही होगा। तो 0 से 1 का मतलब है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, और 0 से 1 1 यूनिट बनता है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरह हल्का सा मार्क लगा देंगे, जैसे मैंने लगा दिया। 1 से 2 देखें, अगेन 1 सेंटीमीटर का गैप है, 1 यूनिट पूरा हो जाता है यहाँ पर भी। 1 के बाद 2 का मतलब है 1 यूनिट पूरा। तो यहाँ पे आप इस तरह गैप लगा देंगे, ये मार्क लगा देंगे। 2 से 3 यहाँ पे ये आपके पास 3 यूनिट्स पूरे हो रहे हैं, 1, 2, 3, और ये भी 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद ही है। तो आप देखें यहाँ पे अगेन 1 रख दें, और इस तरह 3 के बाद 4, तो यहाँ पे आप इस तरह कर दें, तो ये आपका 4 हो गया। इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी लेते हैं ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन इसलिए हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास 0 से 4 का ही कहा गया था, तो हम यहाँ तक ही लिखेंगे। तो ये तमाम जो मार्किंग्स हैं इनमें जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का ही है, और हर मार्क जब आप करते हैं तो इसका मतलब है आप 1 यूनिट ही कवर करते हैं। 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 4 1 यूनिट। तो इस तरह आपने इसको यहाँ पर कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास हो जाएगा 3,
और ये हो जाएगा 4। ये आपको मैंने रूलर से भी दिखा दिया। और जो सेंटर होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। आप यहाँ पे इस तरह 0 भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम ही है, यहाँ पे समझ जाएंगे। अब सेम प्रोसेस आपने वाई एक्सिस पे भी करना है। वाई एक्सिस के ऊपर भी ऐसे ही आपको स्केल सेट करने को कहा था कि आपने 1 सेंटीमीटर के गैप डाल के 1 यूनिट को लिखना है, 1 यूनिट के लिहाज से चीज़ों को यहाँ पर मार्क करना है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं अपने रूलर को इस तरीके से रखता हूँ। ये 0 आप देखिएगा बिल्कुल जो है मेरा कहाँ पर है, ये 0 आप देखें बिल्कुल मेरे इस ओरिजिन के ऊपर है, जहाँ पे पहले से मैंने लिखा हुआ है वहाँ के ऊपर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ नज़र भी अच्छा सा आए और समझ भी अच्छा सा आए। ठीक है, ये देखें। तो अब आप अच्छे से देख लें कि मेरा 0 बिल्कुल कंसाइड कर रहा है। तो देखें 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा हुआ। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब आप देखिएगा, ठीक है, इसको और बेहतर बना लूँ, अब बेहतर है। तो देखें 0 बिल्कुल कंसाइड कर रहा है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा होता है। तो देखिए मैंने एक मार्क लगा दिया। 1 से 2 नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा हुआ, ये मार्क लगा दिया। 2 से 3 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 ये 1 सेंटीमीटर, इस तरह 5, इस तरह 6, 7, फिर आप देखें 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12। और इसको नीचे ले आता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ तक मैं आ गया हूँ 12 तक। तो 12 के आगे 13, 14, 15 और ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट 16। तो ये आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितने बॉक्स छोड़ के 1 सेंटीमीटर बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं इन मार्किंग्स को। तो ये होगा मेरा 1, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2, ये होगा 3, फिर होगा 4, यहाँ पर 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहाँ पर 9, फिर आपके पास 10, ये 11, ठीक है, ये आपके पास है 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, ठीक है, ये बिल्कुल टॉप पर आप कह लें 15 और सबसे लास्ट पर आपके पास 16। तो यहाँ तक हमने कर लिया। क्योंकि हमने x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज यूज़ की हैं, y की भी सिर्फ हमें पॉजिटिव आंसर मिले हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम वहाँ पर देख रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर लिख भी लेंगे -1, -2, -3, -4 तो कोई भी तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब अगर आपको पॉइंट्स याद हो, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको दिखा भी दूँ, ये वाले पॉइंट्स हमने प्लॉट करना है। ये आपने अपने सामने कहीं पर नोट डाउन कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लेना है। A B C D E F ये तमाम पॉइंट्स हमने प्लॉट करना है। तो पहला हमारे पास A पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 8 है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो और y कोऑर्डिनेट 0 के अलावा हो, वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाता है, y एक्सिस के ऊपर आता है। तो क्योंकि A पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट उसका देखना पड़ेगा, वो बनता है 8। तो ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर आएगा जहाँ पर आपको 8 लिखा हुआ नजर आए। तो आप नोटिस करें यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ये जो 8 है ये y एक्सिस के ऊपर है। अब देखें ये y एक्सिस था ना हमारा, तो इसके ऊपर है। तो आप एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरह का एक क्रॉस लगाएंगे यूं करके और यहाँ पे लिख देंगे ये आपका A पॉइंट हो गया 0,8। ये हमने प्लॉट कर लिया। ये मैं आपको पहले भी जो है वो समझा चुका हूँ। अब आप देखिए हमारा B पॉइंट क्या है। B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 10 है। तो x कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पर है, देखिए x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, ये 1 है। और 10 कहाँ पर है, 10 है आपके पास यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर, y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब 1 के ऊपर 10 के सामने। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला एग्जैक्टली ये होगा आपका B पॉइंट। इसको आप बोलेंगे इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 10 है। ये देखें ये भी मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट C पॉइंट। तो C पॉइंट आप देखिए 2,12। तो x इसका 2 है, y 12 है। x तो ये रहा, x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 2 ये रहा और y 12 है, तो 12 रहा, ये रहा। तो 2 के ऊपर एग्जैक्टली और 12 के सामने, ये मैं आपको पहले भी प्लॉट करना बता चुका हूँ। तो ये आपका हो जाएगा C पॉइंट 2,12। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है हमारे पास D पॉइंट जो कि है 3,14। तो ये हमारे पास 3 है, यहाँ पर ये 3 है, इसके एग्जैक्टली ऊपर जाना है 14 के सामने। तो आप देखें 3 से ऊपर, ठीक है, 3 से ऊपर और 14 के सामने, ये हमारे पास बनेगा हमारा D पॉइंट जिसको हमने कहा है 3,14। ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा E पॉइंट। x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 16 है। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट 4 है और y 16 कहाँ पे, बिल्कुल आखिरी में। यहाँ पर आप देखें ये 4 के ऊपर जाना है और 16 के सामने। तो ये होगा हमारे पास हमारा लास्ट पॉइंट जिसको हम बोलेंगे E पॉइंट। ये आपका x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 16।
तो ये आप देखिए आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। किस तरह ज्वाइन करेंगे, एक रूलर की मदद से। ये आप देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को हम रूलर से ज्वाइन करने लगे। तो बिल्कुल लाइन आपने स्ट्रेट बनानी है, इन तीनों पॉइंट में से वो पास हो रही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने, रूलर से रख के पहले इसको मैनेज कर लेना है ताकि आपको कोई गलती ना लगे। ये ना हो कि आपकी सारी लाइन जो है एग्जैक्टली इन पॉइंट से गुजर ही ना रही हो। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी थोड़ी सी टिप आगे से ठीक होती है, जिसकी से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे से अब इसको रखते हैं। तो ये देखें, इस तरह आप इसको ले जाएगा, बेशक जितना भी नीचे ले जाएं कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये जो हमने अपना लाइन जोड़ी है, यही हमारा ग्राफ है, इसी को हम ग्राफ बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप कहीं पे भी लिख दीजिएगा इस लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, वो थी y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8। तो ये देखें, ये हमने अपना ग्राफ बना लिया। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ बनाना था। इस तरीके से आपने पॉइंट्स को ढूंढना है, यहाँ पे प्लॉट करना है और उनको इस तरीके से जोड़ देना है। और यहाँ पर आपने लिख भी देनी है कि ये आपने जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, जिस इक्वेशन की ये ग्राफ के तौर पे आप कह लें लाइन बनाई है, वो ये है। तो उम्मीद है आपको ये इसका ए पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे बी और सी पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी में जो इक्वेशन गिवन थी y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2, वो लिखी हुई नज़र आ रही है। नीचे मैं तमाम वर्किंग पहले से ही आपके लिए कर चुका हूँ। सिर्फ आप कह लें टाइम सेव करने के लिए मैंने वर्किंग यहाँ पे की हुई है, आपको जल्दी से समझा देता हूँ और फिर हम जल्दी से ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास इस तरह इक्वेशन आए और आपने उसका ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना होता है। टेबल में आप ऊपर इधर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। x के पैरेलल तमाम x की वैल्यूज़ आती हैं जो आपने अपनी इक्वेशन में पुट करनी होती हैं, और इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आंसर्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पर y के पैरेलल नीचे लिखे जाते हैं। तो हमें पहले से क्वेश्चन में बताया गया था कि x की वैल्यूज़ आपने 0 से लेकर 4 तक लेनी है। तो देखें यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये तमाम वैल्यूज़ अपनी इस इक्वेशन में पुट करी हैं x की, और जो आंसर आए हैं उन्हीं के नीचे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के तौर पर मैं लिखता गया हूँ। जैसे आप देखें, सबसे पहले आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो जब आप इस x की जगह पर 0 पुट करेंगे, मैंने यहाँ पर वर्किंग की हुई है इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 में, यानी ये वाली में ही। तो x की जगह पर जब आप 0 पुट करेंगे तो 2 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, और आगे प्लस 2 वैसे का वैसे ही, और 0 प्लस 2 2 आएगा, y की वैल्यू 2 आएगी। तो देखिए मैंने 0 के नीचे 2 लिखी हुई है। इसी तरह आप x की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग की हुई है, आप इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2। 2 टाइम्स ऑफ 1 2 ही होता है, और आगे प्लस 2 वैसे ही, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। यानी जब x 1 पुट किया, y की वैल्यू 4 आ गई। तो देखें x 1 है तो नीचे y की वैल्यू 4 लिख दी है। इस तरह आप इस x की जगह पर 2 पुट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस x की जगह पर 2 पुट किया हुआ है, बाकी तमाम इक्वेशन में चीज़ें लिखी हुई वैसे ही हैं। 2 टाइम्स 4 होता है, 4 में 2 प्लस करें 6 आता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आई, मैंने भी 6 लिखी हुई है। अब आप x की जगह पे 3 पुट करें। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग की हुई है, आप देखें यहाँ पर यही सेम इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, बस x की जगह पे 3 पुट किया हुआ है। तो 2 3 टाइम्स 6, 6 प्लस 2 कितना होता है, वो होता है 8। तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 आ गई। और ऐसे ही जब आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 10 आएगी, और वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। मैंने आपको बताया था इस x और y को मिलाकर पॉइंट बनते हैं। तो जैसे x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये 0 लिया जाएगा, y कोऑर्डिनेट 2, तो ये 0,2 एक पॉइंट होगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे पॉइंट A रख दिया है। इस तरह 1,4 पॉइंट B होगा, 2,6 पॉइंट सी होगा, 3,8 पॉइंट डी होगा, और 4,10 पॉइंट जो है वो ई होगा। तो मैंने इनका खुद से यहाँ पर ये नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और एक चीज़ आप ये और भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये वाई और एक्स वेरिएबल है, इनके ऊपर कोई पार नहीं है, यानी यहाँ पे सिंपल पार 1 है। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पार 1 हो, तो हमेशा आपको ग्राफ के तौर पर लाइन ही मिलती है। ये भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और लाइन के केस में अगर आपको कोई से 2 पॉइंट भी पता चल जाए ना, वो भी आप प्लॉट कर लें, तो उनकी मदद से भी आप ग्राफ बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी वैल्यूज़ ही जो है स्टेप बाय स्टेप प्लॉट करें। यहाँ पे प्लॉट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो अब हमारे पास सारा टेबल में भी कंप्लीट है, हमारे पास सारे पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। अब जस्ट इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं और हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये पहले जो हमने ग्राफ बनाया हुआ था वही बना हुआ नज़र आ रहा है। हमने इसी सेम आप कह लें शीट के ऊपर दोबारा से ग्राफ बनाना है। हमने अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने। ये तमाम लाइंस के जो आपके पास, इनको हम लाइंस भी बोलते हैं, इक्वेशन भी बोलते हैं। आप इन इक्वेशंस के कह लें या लाइंस के कह लें, जो ग्राफ बनेंगे वो सारे के सारे इसी सेम ग्राफ पेपर के ऊपर आपने बनाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला ए पॉइंट है जो मैंने प्लॉट करना है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो आप देखें, जिस भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया गया हो और वाई कोऑर्डिनेट 0 के अलावा हो, तो वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर ही आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वो है 2। तो आप वाई एक्सिस पे 2 ढूंढेंगे और वहाँ पे मार्क कर देंगे। तो आप देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे इस तरह का क्रॉस लगाऊंगा जो कि पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरा ए पॉइंट हो गया, और इसका नाम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, इसका
2। आप इसको A1 भी कह सकते हैं क्योंकि सबके ABCD लिखे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो। आप इसका नाम कोई EFGH कर लीजिएगा या कोई भी और रख लीजिएगा, तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमने पहला पॉइंट जो है प्लॉट कर लिया। अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है 1,4। तो x कोऑर्डिनेट 1 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और y कोऑर्डिनेट 4 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 1 के ऊपर और 4 के एग्जैक्टली सामने। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा B पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 4, ये भी हमने प्लॉट कर लिया। अब आगे आप देखिए C पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 6। तो ये है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 6, यानी 6 के सामने और 2 के एग्जैक्टली ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारा C पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, D पॉइंट x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 8। तो ये है x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 8, ये है 8 के बिल्कुल सामने 3 के बिल्कुल ऊपर, यानी 3 से आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे और 8 के बिल्कुल सामने आएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका D पॉइंट, इसमें x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 8, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है E पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 10। ये है x कोऑर्डिनेट 4 और ये है हमारे पास 10, यानी 4 के ऊपर 10 के सामने। तो ये आप देखें 4 के ऊपर, ये मैं पिछले पार्ट्स में भी आपको समझा चुका हूँ पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। तो 4,10। तो देखिए सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए। अब मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ ताकि मेरा ये वाला भी जो है आप कह लें ग्राफ फिनिश हो जाए। तो ये देखें मैंने इनको जोड़ना है स्ट्रेट लाइन से। तो याद रखिएगा आपकी लाइन इन तीनों पॉइंट में से पास हो रही होनी चाहिए, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको रूलर को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ कि मेरी तीनों में से ये लाइन पास हो जाए, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, तो अब सही है मेरा ख्याल है। तो ये देखें, तो आप नोटिस करें मेरी लाइन जो है इन सारे पॉइंट्स में से पास कर गई। तो ये मैंने अपना ग्राफ कंप्लीट कर लिया इस सेकंड वाली इक्वेशन का। उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्कुल नीचे। इसकी इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू 2x + 2। तो यहाँ पर ये भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं अपने C पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जो हमारे पास सी पार्ट में इक्वेशन गिवन थी उसकी वर्किंग नज़र आ रही है, वो भी मैंने पहले से यहाँ पर कर ली है। आपको मैंने बताया हुआ है किसी भी इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाना हो सबसे पहले आप टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। एक्स की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ही बताई गई थी, आपने 0 से 4 तक यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पर 0 से 4 तक ही हैं और इन तमाम एक्स वैल्यूज़ को जब मैंने स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर पुट किया है तो जो वाई की वैल्यूज़ मिली हैं वो उनके नीचे लिखी हुई हैं। वर्किंग मैंने यहाँ पर करके दिखाई हुई है, आप भी देख सकते हैं, आपको ये आती भी है पहले से ही कि जब आप एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आप देखिए मैंने इस x की जगह पे 0 पुट किया है तो 2 0 टाइम्स 0 होता है, 0 - 3 कितना होगा -3। तो देखिए यहाँ पर मैंने -3 लिख दिया है। अब इसके बाद आपने 1 पुट करना है। तो जब आप इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2, 2 - 3 कितना होता है -1। तो मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। वर्किंग यहाँ पर कर भी दी। आप देखिए मैंने यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट किया, 2 1 टाइम्स 2 हुआ, 2 - 3 -1 होता है तो यहाँ पे -1 लिख दिया। इसी तरह देखें जब आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट भी किया हुआ मैंने x की जगह पे 2, तो 2 2 टाइम्स 4, आगे -3 वैसे ही 4 - 3 1। और इसी तरीके से जब आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे किया हुआ भी है तो 2 3 टाइम्स 6 और 6 - 3 आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। और जब आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे, इधर x की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 8 - 3 5। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखी हुई है। अब जब ये x और y को आप मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे। इस बार मैंने इन पॉइंट्स का नाम EFGHI से रखा हुआ है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ABC इसलिए नहीं रख रहा कि पहले भी 2 लाइंस के पॉइंट्स का नाम वही रख दिया ताकि कंफ्यूजिंग ना बने। तो देखें x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -3 है, तो मैंने इसको इस तरह लिखा है पॉइंट की फॉर्म में, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -3। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं हमेशा, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इधर अगला पॉइंट बनेगा 1, -1, फिर अगला बनेगा 2, 1, फिर अगला पॉइंट बनेगा 3, 3 और लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4, 5। तो ये EFGHI मैंने इनके नाम रख दिए हैं। अब यही सेम पॉइंट्स आपने अपने ग्राफ के ऊपर जो है वो प्लॉट कर देने हैं और इनको जोड़ देना है। तो आपके पास सी पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है इसका भी आपको ग्राफ मिल जाएगा, यानी इसकी भी लाइन मिल जाएगी क्योंकि इन इक्वेशन से हमें लाइन मिल रही है। अब आप देखिए हमने ये सारा काम एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, ये सारी वर्किंग हमने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर करके दिखानी है क्योंकि जो इसका अगला पार्ट है, बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट इसका गिवन है, उसमें हमने इन सारों का कंपैरिजन करके ये भी बताना है कि इनमें कोई खास पैटर्न या कोई खास चीज़ शो हो रही है कि नहीं हो रही, वो बिल्कुल अभी एंड पे आएगा। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ख्याल रखें जो आपको यहाँ पर बतानी है। अभी तक हमारे पास y की कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन इस सवाल में आ रही है। आप देखें यहाँ पर y की वैल्यू में -1 मिल रही है, ये y की वैल्यू -3 मिल रही है। तो आपके पास यहाँ पर भी ग्राफ के ऊपर भी y की वैल्यूज़ नेगेटिव में मौजूद होनी चाहिए। आप देखिए
लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और सिर्फ नेगेटिव लिखी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास जो ए और बी पार्ट था उसमें हमें नेगेटिव वैल्यूज़ की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क भी नहीं करी। लेकिन इस बार पढ़ लिया है तो वाई एक्सिस के ऊपर मैं जो वैल्यूज़ मिसिंग हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, आपको स्केल याद है, उसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो आप इस तरह रख लें स्केल को, यहाँ पर ये आपके सामने है, मैं यहाँ पे आपको रख के दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर 1 यूनिट काउंट करना था। तो आप अपने इस जीरो को एग्जैक्टली इस ओरिजिन के सामने रखें, तो देखिए यहाँ पर ये 1 यूनिट पूरे हो रहे हैं और आप कह लें 1 सेंटीमीटर भी पूरे हो रहे हैं। तो आप इस तरह यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे, जिस तरह मैंने ये लगा दिया। इस तरह 1 के बाद नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 2 पे पूरे हो रहे हैं, आप इस तरह एक मार्क लगा देंगे। 2 के बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3 पे पूरे हो रहे हैं, यहाँ पर ये मार्क लगा देंगे। इस तरह यहाँ पे आप लगा दें 4, इस तरह यहाँ पे लगा दें 5 और इस तरह आप यहाँ पे लगा दें 6। तो ये मोर देन इनफ है। अब हम यहाँ पर इनके जो वैल्यूज़ हैं वो भी लिख लेते हैं। तो जैसे ये आपके पास होगा -1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस पे इस तरह नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। अब देखें वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज़ हमने लिख दी, आगे भी आप लिख सकते हैं, पूरी कर लें, -5 और -6। यहाँ तक ये मेरा ख्याल है काफ़ी है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को जो है जल्दी से प्लॉट करते हैं। तो ये आप देखें, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, ई, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है। तो जब भी किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर आता है, आपने बस वाई कोऑर्डिनेट देख लेना होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 है, तो आपने -3 को ढूंढना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो देखें ये पूरा वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, इस पर यहाँ पर करके आप देख सकते हैं हमारे पास -3 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे हमारा ई पॉइंट, क्योंकि हमने इसको इस बार नेम किया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -3। अब इसी तरीके से अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखें क्या है हमारे पास, वो है एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, -1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट ये -1 है। तो यहाँ पे 1 के नीचे -1 के सामने एग्जैक्टली ये आपके पास बनेगा आपका एफ पॉइंट। तो ये आपके पास बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट -1। ठीक हो गया। तो ये हमारा एफ पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं अपने जी पॉइंट की तरफ। तो जी पॉइंट में आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 ये रहा और वाई कोऑर्डिनेट 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा ये 1 यहाँ पे रहा। तो 2 के ऊपर 1 के सामने, तो ये आपका होगा आपका जी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 1। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास एच वाला, उसके एक्स भी कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 3 है। तो आप यहाँ पर देखें एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा आपको 3 और वाई कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे मिलेगा, यानी 3 के एग्जैक्टली ऊपर और इस वाले 3 के एग्जैक्टली सामने। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा एच पॉइंट, इसको हम लिखेंगे 3,3। और लास्ट पॉइंट हमारा, तो अब हमने एच पॉइंट तो बना लिया, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया आई पॉइंट, वो भी जल्दी से बना लेते हैं। तो आई पॉइंट के हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 5 है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है 4 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5। यानी आपने 4 के एग्जैक्टली ऊपर आना है और 5 के एग्जैक्टली सामने आना है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये होगा बेसिकली आपका लास्ट पॉइंट यानी आई पॉइंट, जो कि होगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 5। अब आपने सिर्फ इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो एक साथ मिला देना है, तो आपका जो ग्राफ है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मिला देते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे और आपने इनको इस तरीके से मिलाना है कि ये आपकी जो लाइन है वो इन सब पॉइंट में से जो है पास हो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से आप देखें मिला देता हूँ। तो ये मैंने अपना ये वाला ग्राफ भी फिनिश कर लिया। अब ये मेरे पास, क्योंकि सी पार्ट में जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो थी y = 2x - 3, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कि ये जो मुझे ग्राफ मिला है ये मिला है इस इक्वेशन से, y = 2x - 3। तो देखिए अभी तक हमने 3 पार्ट्स की जो इक्वेशन थी उनकी मदद से यहाँ पर ग्राफ बना लिए हैं। तो यहाँ तक हमारा ये सी पार्ट तक हो गया। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट नंबर डी की जो इक्वेशन है वो लिखी हुई नज़र आ रही है और नीचे तमाम वर्किंग भी नज़र आ रही है, जो मैं पहले से ही आपके लिए कर चुका हूँ। तो अब आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होगी कि जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है सबसे पहले हमने ये एक्स और वाई वाला टेबल बनाना होता है, जिसमें एक्स की वैल्यूज़ हम कुछ पुट कर रहे होते हैं और इन एक्स की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आंसर्स आ रहे होते हैं उनको वाई की वैल्यू के तौर पर नीचे लिख रहे होते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ तो 0 से 4 तक लेनी थी, आप देख सकते हैं 0 से 4 तक ही यहाँ पर है, और इन तमाम एक्स की वैल्यूज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन में पुट किया है, बारी बारी पुट किया है। और
जो मेरे पास आंसर्स आते गए हैं y के वो मैंने नीचे लिखता गया हूँ। जैसे आप देखिए सबसे पहले मैंने इस x की जगह पर 0 पुट किया है, मैंने वर्किंग यहाँ पर की हुई है। आप देख सकते हैं जब x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे 2 0 टाइम्स 0 हो जाएगा -6 वैसे ही, और 0 -6 हो जाएगा, तो मैंने -6 लिखा हुआ है। फिर मैंने इस x की जगह पे 1 पुट किया, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग की हुई है। इधर आप देख सकते हैं x की जगह पे मैंने 1 पुट किया हुआ है, तो 2 1 टाइम्स 2 -6 वैसे ही, और 2 -6 होता है -4, तो मैंने यहाँ पर -4 लिखा हुआ है। फिर इसी इक्वेशन में x की जगह पर मैंने 2 पुट किया है, देखें यहाँ पर x की जगह पे मैंने जो है ना 2 पुट किया, तो 2 2 टाइम्स 4, आगे -6 वैसे ही, 4 -6 कितना होता है -2, तो यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। फिर इस x की जगह पे 3 पुट किया है, तो देखें यहाँ पर 2 3 टाइम्स 6, 6 -6 0, और यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। और लास्ट में इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह पे मैंने 4 पुट किया है, तो देखें 2 4 टाइम्स 8, -6 वैसे ही, 8 -6 कितना आ गया 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं इनसे मिलके पॉइंट्स बनते हैं, तो मैंने इस बार इन पॉइंट्स के नाम J K L M और N से दिए हैं। तो आप किसी भी तरीके से नाम दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कैपिटल लेटर आप यूज़ करेंगे यहाँ पर नाम देने के लिए। तो यहाँ पे देखें x कोऑर्डिनेट 0 था, y कोऑर्डिनेट -6 था, तो मैंने लिखा 0 -6। इधर x कोऑर्डिनेट 1 था, y कोऑर्डिनेट -4 था, तो अगला पॉइंट है कि 1, -4। इस तरह 2, -2, 3, 0, और लास्ट पॉइंट आपका 4, 2। तो ये हो गया। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लेना है, प्लॉट करके ज्वाइन करना है, तो हमारे पास इस वाले पार्ट का भी जो है ग्राफ बन जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें आपको सामने स्क्रीन पर वही सेम ग्राफ नज़र आ रहा है जिस पे अभी हम पहले 3 जो इक्वेशंस की जो थी हमारे उनके ग्राफ बना चुके हैं। इसी पे हमने 4th वन भी जो है यहाँ पर बनाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो है x कोऑर्डिनेट जिसका 0 है, y कोऑर्डिनेट -6 है, जो कि j पॉइंट है हमारे पास। तो देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो -6 है। जिस भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो और y कोऑर्डिनेट 0 के अलावा हो वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं बनता है, उसकी पोजीशन y एक्सिस के एक्जैक्टली ऊपर होती है। तो हमारे पास इस j पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -6 था, तो आप देखें यहाँ पर करके y एक्सिस के ऊपर -6 लिखा हुआ है, तो आपका पॉइंट एक्जैक्टली इस -6 के ऊपर होगा जहाँ पर ये मार्क कर रहा हूँ, ये आपका कहलाएगा j पॉइंट, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -6 होगा। ठीक है, ये हमने अपना j पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास k पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट -4 है। तो देखें x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ पे आप x एक्सिस के ऊपर 1 ढूंढ ले, और y कोऑर्डिनेट -4 था तो -4 यहाँ पर है, यानी 1 के एग्जैक्टली नीचे और -4 के एग्जैक्टली सामने। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारा j के बाद k पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट होगा 1 और y कोऑर्डिनेट होगा -4, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा l पॉइंट आगे देखें, तो L पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -2 है, तो यानी 2 के एग्जैक्टली नीचे -2 के एग्जैक्टली सामने। तो ये वाला जो आपका पॉइंट बनेगा ये बनेगा आपका L पॉइंट, और इसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -2। और आगे आप देखें हमारे पास जो n पॉइंट है, m पॉइंट है सॉरी, उसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 के अलावा और इस बार y कोऑर्डिनेट अगर 0 आ जाए, तो किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, x कोऑर्डिनेट 0 के अलावा, तो वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनता है। कहाँ पे बनेगा? जो उसका x कोऑर्डिनेट दिया होगा एक्जैक्टली उसी के ऊपर। तो x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? 3, तो ये एक्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर होगा जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 लिखा हुआ है x एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, J K L M, तो ये होगा हमारा M पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 0। अब लास्ट पॉइंट हमारा रह गया N पॉइंट। तो N पॉइंट का आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो x कोऑर्डिनेट ये रहा हमारा x एक्सिस के ऊपर 4 और y कोऑर्डिनेट 2 यानी ये 2 रहा। तो 4 के ऊपर 2 के एग्जैक्टली सामने, तो अगर आप देखें ये हमारे पास पॉइंट बनेगा हमारा बेसिकली x जो लास्ट हमारा है n कोऑर्डिनेट, जिसमें x कोऑर्डिनेट 4 होगा और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। सारे के सारे मैंने यहाँ पर ये बना दिए। अब हमने प्लॉट कर लिए, अब हमने इन पॉइंट्स को जोड़ देना है एक स्ट्रेट लाइन से, तो हमारा ये वाला ग्राफ भी फिनिश हो जाएगा। और लाइन आपने रूलर की मदद से लगानी है और इस तरह लगानी है कि आपकी लाइन जो है इन सब पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में से पास हो रही हो। मेरे पास यहाँ पे ये बॉल पॉइंट है तो थोड़ा बहुत शायद आपको फ़र्क लग रहा हो, क्योंकि इसकी जो आगे से टिप होती है वो थिक होती है। आपके पास लेड पेंसिल्स होंगी या कोई भी चीज़ होंगी, आपने उसके लिहाज से इन चीज़ों को मैनेज कर लेना है। तो आइए इसको हम बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं और मैनेज कर रहा हूँ ताकि और बेहतर लगे हमारा ग्राफ। तो हम यहाँ से बनाते हैं इस लाइन को। तो ये देखें आप, ये मैंने इन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये हमारा लास्ट वाला ग्राफ भी बन गया। और इसकी भी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन थी हमारे पास y = 2x - 6, वो यहाँ पे लिख देता हूँ y = 2x - 6। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमने सारे के सारे जो हैं अपने ग्राफ यहाँ पर बना लिए हैं। तो ये हमारा इसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है उसको मैं रीड करता हूँ और इसको फिनिश करते हैं।
तो जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, उसका आंसर मैं यहीं पे कोट कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि इसको हम नए पेज पे लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसको जो है लिख लेते हैं, ये मेरे पास लास्ट पार्ट का आंसर है पार्ट नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन पार्ट नंबर 1। वो कह रहे हैं इस फर्स्ट वाले पार्ट में जो ये आपने चारों अभी भी ग्राफ बनाए हैं या लाइंस आप कह लें बनाई हैं, ये वाली आपने क्या नोटिस किया है कि क्या इनके दरमियान कोई पैटर्न है या कोई ख़ास लाइन है। तो अगर आप नोटिस करें ये तमाम की तमाम लाइंस जो है ना पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती। तो अगर आप इन लाइंस को देखें कि ये तमाम की तमाम लाइंस जो हैं एक दूसरे को टच नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो इसका मतलब आपने जो सेकंड पार्ट का आंसर लिखना है वो ये लिखना है कि ऑल ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको डिफरेंट आप तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल दी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यही इसका जस्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं ऑल दी लाइंस आर पैरेलल, वो भी काफ़ी होगा। ऑल दी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर लिख दें, वो भी काफ़ी होगा, क्योंकि ये तमाम की तमाम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इसी से पता चलता है कि ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का भी आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये दोनों पार्ट्स फिनिश कर लिए। अब इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, स्केल भी बता दिया, पॉइंट्स प्लॉट करके भी दिखा दिए, हर चीज़ बता दी। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ। यहाँ पर आप स्केल ज़रूर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा कि जो स्केल गिवन था कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर आप अलग से स्केल की हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो ठीक है, लिख लें तो और बेहतर है। ये मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।